अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, आपका कोर्स है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 1, कोड 5062 एंड 8567। इसका यूनिट 3 जो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 जो इन्वेंट्रीज़ के मुतल्लिक़ है वो आपके सामने डिस्प्लेड है। तो इससे पहले हम यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, और यूनिट 2 में हमने IS1 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 पढ़ा कि कंपनीज़ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है और कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और किस पैटर्न पे उन्हें बनाना होता है। अच्छा, अब इसके बाद जी जो IS2 है वो हम पढ़ते हैं, जो कि इन्वेंट्रीज़ के मुतल्लिक़, इन्वेंट्री से मुतल्लिक़ स्टॉक होता है कंपनी के अंदर, जो उनका ट्रेडिंग स्टॉक होता है, और उसकी आगे डिफरेंट शेप्स हैं जिसको अभी हम पढ़ते हैं। तो इसको कैसे रिकॉर्डिंग करनी है, इसकी कॉस्टिंग कैसे करनी है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इसको रिकॉर्ड कैसे करना है। तो इसकी हिस्ट्री वगैरह दी हुई है। ऑब्जेक्टिव इसका ये है जी कि हम इन्वेंट्रीज़ को सही तरीके से रिकॉर्ड करें, जो ताकि उनकी जो प्रॉपर कॉस्ट है, जो सेल्स जो उनके एक्सपेंसेस हैं और उनसे मुतल्लिका रेवेन्यू है, वो सही तरह हम रिपोर्ट कर सकें। तो इसमें कौन कौन सी इन्वेंट्री आती है जी? इन्वेंट्री ऑफ एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हम इन्वेंट्री रखते हैं वो इसमें आती है। इन्वेंट्री जो प्रोडक्शन के लिए रखी जाए वो इसमें आती है। इन्वेंट्री जो मटेरियल के तौर पे प्रोडक्शन में यूज़ होनी है वो आती है। और जो परफॉर्मिंग ऑफ सर्विसेज के लिए इन्वेंट्री है वो इसमें शामिल होती है। तो ये इन्वेंट्री सारी इसमें शामिल होती है। अगर हम की कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो इन्वेंट्रीज होती क्या? इन्वेंट्रीज आर एसेट जिसकी आगे फर्दर 3 कंडीशंस हैं, विच आर हेल्ड फॉर सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। हम बिजनेस में इसलिए रखते हैं कि हम उन्हें सेल कर सकें। नंबर 2, करेंटली बीइंग प्रोड्यूस फॉर सेल, या वो सेल के लिए प्रोड्यूस की जा रही होती हैं, वो प्रोडक्शन प्रोसेस में होती हैं, उन पर मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स अप्लाई हो रहे होते हैं। और फिर एक और शेप ऑफ मटेरियल सप्लाइज टू बी यूटिलाइज्ड इन दी प्रोडक्शन फॉर सेल, या वो मटेरियल और सप्लाईज होते हैं जो प्रोडक्शन में भी यूज़ होने होते हैं। तो ये किसी भी शक्ल में हो, इसे हम जैसे हम कास्ट अकाउंटिंग में पढ़ा करते थे ना, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री होती है जो अभी हमारे स्टोर में पड़ी होती है, या प्रोडक्शन की इन्वेंट्री, उसे वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कहते थे वो भी, या फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री। तो ये सारी इन्वेंट्रीज इसमें शामिल हैं। अब इनकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, क्योंकि स्टैंडर्ड्स हमें इस पे गाइड करते हैं। इन्वेंट्री की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए सबसे ज़रूरी है जी परचेज़ प्राइस देखें उसकी, इसमें टैक्सेस, शिपिंग, हैंडलिंग सब कुछ शामिल करें, और अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट मिली है तो उसे माइनस कर दें। उसके बाद कन्वर्जन कास्ट, उस पर जो फिक्स्ड और वेरिएबल ओवर फैक्ट्री ओवर हेड्स अप्लाई हुए हैं वो भी ऐड अप कर दें। फिर एक्सपेंडिचर जो हुआ हो उसको प्रेजेंट लोकेशन तक लाने में वो भी बेशक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये तीनों आइटम्स जो हैं इसमें इनको ऐड अप करके इन्वेंट्री की कास्ट बनाई जाती है। हाँ, कुछ आइटम इन्वेंट्री की कास्ट का हिस्सा नहीं बनते। कौन कौन से? अब नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो अब नॉर्मल लॉस होते हैं वो शामिल नहीं होते। कास्ट इनकर्ड विद सॉर्टिंग एन आइटम, बाद दफ़ा कोई आइटम जो है उसको वो स्टोर में इतना दूर पड़ा होता है कि उसको ढूंढने में बहुत टाइम लगता है और उस पर कास्ट लगती है, वो नहीं शामिल होगा। एडमिन एक्सपेंस शामिल नहीं होंगे और सेल ऑफ गुड्स वाले एक्सपेंडिचर शामिल नहीं होंगे। तो इनका आपने ख्याल रखना है जब भी इन्वेंट्री की कास्ट कैलकुलेट करनी है। तो इस तरह के ये आइटम्स हों उनको एडअप कर लेना है, और ये वाले आइटम जो स्टैंडर्ड ने स्पेसिफाई किए हैं इनको एडअप नहीं करना। फिर IS2 का अंडरलाइंग प्रिंसिपल है कि जो इन्वेंट्री है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर उसकी जो मेजरमेंट है वो लोअर ऑफ कास्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू की बेस पे की जाएगी। लोअर ऑफ कास्ट का मतलब है कि या तो कास्ट की बेस पे करें या नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू NRV कहते हैं जी, जो मार्केट में उस इन्वेंट्री की सेलिंग प्राइस हो माइनस कास्ट नेसेसिटी टू मेक सेल्स, कि उसको सेल करने के लिए जो कास्ट हो, जैसे ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है या पैकिंग कास्ट है, वो उसमें से माइनस कर दें, तो वो आ जाएगी NRV। तो NRV या कास्ट दोनों में से जो लेसर अमाउंट हो उस पर इन्वेंट्री रिकॉर्ड की जाती है। अच्छा, उसके बाद एक एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर सेलिंग इन्वेंट्री शुड बी रिकॉग्नाइज इन द पीरियड व्हेन द रेलेवेंट रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड। ये भी बिल्कुल इसी प्रिंसिपल के तहत है कि जो इन्वेंट्री के जो सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो मार्केटिंग में अंदर ऐड हो जाएंगे। इन्वेंट्री जिसको आप NRV पर राइट डाउन कर लेते हैं, उसमें जो लॉसेज होते हैं वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद आपको बताएं कि जो इन्वेंट्री सिस्टम है ओवरऑल, इन्वेंट्री सिस्टम दो तरह का फॉलो किया जाता है। एक है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और दूसरा है पीरियाडिक इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में कंटिन्यूस सेल ऑफ जो रिकॉर्ड है मेंटेन किया जाता है सेल एंड परचेज का। जैसे ही कोई नया आइटम आया उसे आप अपने सिस्टम में दर्ज कर लेते हैं, और जैसे ही वो सेल हो जाए तो आप सिस्टम से उसको निकाल देते हैं और फिर भी एंट्री करते हैं। इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक जो होता है उसे ट्रायल बैलेंस में उसकी अमाउंट पेश की जाती है। दूसरी तरफ होता है पीरियाडिक सिस्टम। ये लोग तब किसी आइटम को रिकॉर्ड करते हैं जब वो परचेज हो। उसके बाद रेगुलर आइटम्स नहीं लिखा जाते, हर महीने 2 महीने बाद स्टॉक टेकिंग की जाती है और उसकी बेस पे अमाउंट जो है वो फिर ऐड अप की जाती हैं।
अच्छा, कॉस्ट मेजरमेंट जो करनी है इन्वेंट्री की, उसके दो मेथड होते हैं, कि वेटेड एवरेज कॉस्टिंग मेथड और एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है। इन दोनों मेथड की डिटेल जो है वो आप लोग मज़ीद चेक कर सकते हैं गूगल पे कि इनको कैसे करना होता है। वेटेड एवरेज कॉस्ट का मेथड ये होता है कि अगर हम मिसाल के तौर पे 25 किस्म की रॉ मटेरियल ख़रीद रहे हैं, तो उनकी जो एवरेज कास्ट है उसकी बेस पे सबको कास्ट चार्ज की जाती है। और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये होता है फीफो मेथड का, कि आपने जो आइटम पहले लिया होता है उसको पहले प्रोडक्शन को इशू करके उसकी कास्ट चार्ज करनी होती है प्रोडक्शन को। ये कास्ट अकाउंटिंग या मैनेजरियल अकाउंटिंग के अंदर भी इसकी तफसीलात बयान की गई होंगी। उसके बाद ये हर स्टैंडर्ड्स के एंड पे होते हैं डिस्क्लोजर्स। कुछ ऐसी सिग्निफिकेंट अमाउंट बातें होती हैं जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद जो नोट्स टू दी अकाउंट्स होते हैं उसके अंदर डिस्क्लोज करनी होती हैं इन्वेंट्री के हवाले से। कौन कौन सी बातें, जैसे कास्ट फार्मूला एंड अदर अकाउंटिंग पॉलिसीज़, इन्वेंट्रीज कैरिंग अमाउंट इन टोटल, कास्ट ऑफ इन्वेंट्री सेल्स, इन्वेंट्री प्लेज एंड सिक्योरिटी, अगर आपने कोई इन्वेंट्री प्लेज करके लोन लिए हैं उसको डिस्क्लोज करना है, इन्वेंट्री जो है उसकी फेयर वैल्यू लेस कास्ट टू सेल। तो ये अमाउंट, ये जो बातें हैं, ये आपने सारी डिस्क्लोजर के अंदर लिख के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ जो नोट्स टू द अकाउंट्स लगते हैं उसमें इन्वेंट्री की हेडिंग बनेगी या स्टॉक की हेडिंग बनेगी, और उसके अंदर इन चीज़ों की तफसीलात आपने ब्रेक डाउन करके देनी है। तो ये आपका स्टैंडर्ड था जी इन्वेंट्री के मतलब। अब इसके साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, इनको भी साथ आप कर सकते हैं। जैसे ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि इन्वेंट्री 50,000 की कास्ट आई, 10% ऑफ द इन्वेंट्री सेलिंग प्राइस इज पेड टू द मैनेजर एंड एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इज 45,000। कंपनी मेजर्स इन्वेंट्री या लोअर ऑफ कास्ट और एनआरवी। अब बताएं कि इन्वेंट्री किस अमाउंट पर रिकॉर्ड की जाए। तो 50,000 की आपने खरीदी। उसके बाद जो अगर आपने इसे सेल करना है तो इसका 10% जो है वो कास्ट आएगी। इसका 10% निकाला तो वो 5,000 आ गया। तो और एस्टिमेटेड जो सेलिंग प्राइस है वो 45,000 है। तो अब जो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है उसमें से हम माइनस कर देंगे इसकी जो सेलिंग कास्ट है, जो 5,000, 45 में से 5 माइनस किया, जो 40 आ गया। तो 40 इसकी एनआरवी है और कास्ट 50,000 है। तो हम लोअर ऑफ कास्ट और एनआरवी पे रिकॉर्ड करेंगे, यानी 40,000 पे इस आइटम को रिकॉर्ड करेंगे। इस तरह बाकी और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो जो बैकग्राउंड थ्योरी है उसको पढ़ के आप कर सकते हैं। अच्छा, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के इस सब्जेक्ट के अंदर आपने याद रखना है, स्टैंडर्ड्स के अंदर आपको प्रिंसिपल्स बताए जाएंगे कि किसी चीज़ को, किसी ट्रांजैक्शन को मेजर करने का, रिकॉग्नाइज करने का, एंट्री पास करने का तरीकाकार क्या है। साथ उसके जो एग्जाम्पल हैं या न्यूमेरिकल पॉइंट्स हैं वो आपने उन थ्योरी को पढ़ते हुए उसकी बेस पे इनको सॉल्व करना होता है। तो ये एस्पेक्ट्स आपको अकाउंटिंग के याद रहे ताकि आपके लिए ये काम करना आसान हो जाए। अच्छा, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन 3 देखें, इसमें परचेज प्राइस इन्वेंट्री की दी हुई है, ट्रांसपोर्टेशन है, सेलिंग कास्ट है, स्टोरेज कास्ट एंड एडमिन कास्ट है। तो इन्वेंट्री की कास्ट मालूम करनी है तो आपको पता है परचेज प्राइस होती है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन कास्ट ऐड हो जाती है। बस इन दो कास्ट को ऐड करेंगे। सेलिंग कास्ट भी ऐड नहीं होगी, सेलिंग कास्ट ऐड नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता स्टोरेज कास्ट ऐड की जा सकती है, लेकिन एडमिन कास्ट फिर भी ऐड नहीं होगी। तो ये 3 तरह की कास्ट ऐड कर दें, कास्ट ऐड हो गई, ट्रांसपोर्टेशन ऐड हो गई और स्टोरेज ऐड हो गई। तो ये उसकी इन्वेंट्री की ओवरऑल कास्ट हो सकती है। तो इस तरह ये यूनिट आपका कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट के अंदर हम IAS 8 चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स के मुतालिक पढ़ेंगे। तो अब आप इसकी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स अच्छी तरह पढ़ें स्टैंडर्ड के। जितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी ग्रिप होगी और उतने अच्छे तरीके से आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अच्छी तरह पढ़ पाएंगे। याद रहे, सिर्फ थ्योरी पे भी नहीं रहना कि सिर्फ थ्योरी याद करके बैठ जाएं और आपको ये ना पता चले कि एक्चुअली इसको अप्लाई कैसे करना है। तो इसकी एप्लीकेशन भी साथ देखें। आपकी जो कोर्स की असाइनमेंट थी उसके अंदर न्यूमेरिकल्स शामिल किए गए होंगे, तो उन न्यूमेरिकल्स को सामने रखते हुए आपने इन सबको ऐड अप करना है और इन सब के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पढ़ने के बाद आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर फ़र्ज़ करें आपके सामने कोई क्वेश्चन आए और आपको डिफ़िकल्टी लगे, तो आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और आप चैट जीपीटी और अदर एस्ट को यूज़ करते हुए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पे वो क्वेश्चन टाइप करें और नीचे उसे लिख दें कि सॉल्व अकॉर्डिंग टू IS2 के मुताबिक इसका सोल्यूशन मुझे बताओ, तो वो आपको सोल्यूशन उसका क्रिएट कर देगा। तो इस तरह करके आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद भी आप ले सकते हैं। आप ये नहीं कि टोटली टीचर पे ही रिलाई करें। और इसी तरह ये जितने स्टैंडर्ड्स आप पढ़ते जा रहे हैं उनके अंदर जो न्यूमेरिकल्स हैं या जो इस तरह की चीज़ें हैं जो रिक्वायरमेंट्स दी जाती हैं उनको यहाँ पे लिखें, ये आपको सोल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। जी, थैंक यू।